हाँ जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी की क्लास में। आज अपने अव्यय का टॉपिक करेंगे। अव्यय का टॉपिक है, इसमें अपने जो भी पढ़ रहे थे, विकारी शब्द पढ़ रहे थे। हम विकारी शब्द से भिन्न एक नया टॉपिक है अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय का दूसरा नाम होता है अविकारी शब्द। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। आपको मैंने शुरुआत करवाई थी, तो शुरुआत में ये बताया था कि शब्द है वो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। याद है ना आप सबको? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो विकारी शब्द होते हैं और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द वो चार प्रकार के बताए थे। एक तो संज्ञा, एक सर्वनाम, एक विशेषण और एक क्रिया। कंप्लीट है ना? चारों के चारों कंप्लीट हो गए। ठीक है ना? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द है वो क्या होते हैं? तो वो अव्यय होते हैं। ये अविकारी शब्द है, ये क्या होते हैं? तो ये अव्यय होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न हो सकता है, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, या फिर इनके कारक चिन्हों में परिवर्तन कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। राम ने राम को राम ने राम को, राम से, राम के लिए, राम के द्वारा, ऐसे जो भी हो परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब 8 कारकों में इनका परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन अविकारी शब्द वो है जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, या फिर जिनमें कमी या दोष उत्पन्न नहीं हो सकता, या फिर जिनमें व्यय नहीं हो सकता। व्यय जिनमें नहीं हो सकता, व्यय नहीं हो सकता, तो वो क्या हो सकते हैं? तो वो अव्यय कहलाएंगे। ठीक है ना? और जिनमें व्यय उत्पन्न हो जाएगा वो विकारी शब्द कहलाएंगे। आपने परसों किया था या कल किया था शायद, एक प्रश्न आया था विकारी शब्द नहीं है। तीन तो ये ऑप्शन में थे, संज्ञा, सर्वनाम था, क्रिया था, एक था क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण आज पढ़ेंगे अपने। ठीक है ना? क्रिया विशेषण है आज पढ़ेंगे अपने। कौन से भेद होते हैं, क्या होते हैं क्रिया विशेषण। शुरुआत से अगर परिभाषा देखें ना, तो इनकी परिभाषा है, जिन शब्दों का लिंग वचन एवं कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के ब्रैकेट में ये लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। चिन्हों के आधार पर परिवर्तन न हो, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो अव्यय है। कंप्लीट है ना? सबको कंप्लीट है? ये जो अव्यय है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो पेपर में आ जाए, अव्यय कितने प्रकार के हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। यही कंसेप्ट समझ लेना। शुरू में मैं जो ब्लूप्रिंट बताता हूं, चाहे आपको क्रिया की बताई है, चाहे वो विशेषण की बताई है, चाहे वो संज्ञा सर्वनाम की बताई है, चाहे वो प्रत्यय की, उपसर्ग की, सर्वनाम की, संज्ञा की, वो सॉरी समास की, संज्ञा की, कोई भी मैंने शुरू में जो बताया ना, वो आप ढंग से समझ लोगे तो पूरा का पूरा डिटेल वाइज जब बताता हूं तो वो सारा समझ में आ जाएगा आपको, है ना? जैसे अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, जिनमें एक नंबर पे जो अव्यय होता है उसको बोला जाता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। जो 2 नंबर पे होता है उसको बोला जाता है संबंध बोधक अव्यय। जो इसका तीसरा भेद है वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय शब्द है वो शब्द शुद्धि के तहत ये होगा भाई, समुच्चय बोधक अव्यय। जो चौथा है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय वो चौथा भेद होता है। इसका जो पांचवा भेद गौण भेद है, गौण भेद है वो है निपात। पेपर में पूछे जाते हैं निपात शब्द कौन कौन से हैं, यही पूछा जाता है पेपर में। डिटेल वाइज ने पूछ के पूछा जाता है निपात शब्द छांटिए। मैं आपको 8 निपात शब्द बताऊंगा, वो 8 निपात ही पूछे जाएंगे, याद रख लेना। ठीक है ना? जो भी साथी ऐप पे देख रहे हैं उन साथियों को भी बता दें कि अगर आपके अब पेपर में पूछे जाए तो 4 ही करने हैं आपको। ठीक है? अगर 5 ऑप्शन में आ जाए, 4 नहीं हो, फिर आपको 5वां भेद करना है। कौन से अव्यय होते हैं? तो ये निपात होते हैं।
अब इनकी परिभाषा देखो कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। आपको शुरू में बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आपको कवर करवाया था मैंने शायद, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये याद रखना, तीनों में विशेषताएं अलग अलग है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। संबंध बोधक कव्य और समुच्चय बोधक कव्य, परिभाषाओं पे मत जाना इनमें, ठीक है। के सामने, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, के सामने, के दोनों ओर, के चारों ओर, के तीनों ओर। जहां का के की शब्द लग रहे हैं वो सारे, का के के साथ में ये जो शब्द लग रहे हैं ना, वो सारे के सारे संबंध बोधक कव्य होते हैं, याद कर लो। का के की के साथ में जो लगते हैं, साथ साथ में शब्द लगते हैं, वो सारे के सारे कौन से अव्यय कहलाते हैं, तो वो संबंध बोधक कव्य कहलाते हैं। और या अथवा लेकिन किंतु परंतु अतः फलतः बल्कि इसलिए एवं, वो सारे के सारे समुच्चय बोधक कव्य कहलाते हैं। दो शब्दों के बीच में या दो वाक्यों के बीच में और लग जाए, या लग जाए, अथवा लग जाए, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः फलतः बल्कि इसलिए, ये बताऊंगा मैं आपको। तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं, तो वो समुच्चय बोधक कव्य होते हैं। काके की लग गया साथ में, सामने और, सामने की और, तो काके की लग गया, तो वो सारे के सारे कौन, संबंध बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण, और जो और या अथवा लेकिन किंतु परंतु अतः फलतः बल्कि इसलिए तथा जो जितने भी शब्द है वो सारे के सारे कौन से जाएंगे, समुच्चय बोधक हो जाएंगे। विस्मयादि बोधक कव्य वो होते हैं जिसमें हर्ष, शोक, करुणा, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो, ठीक है। हर्ष, शोक, करुणा, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और विस्मय या आश्चर्य का भाव प्रकट हो। छी, ये क्या कर दिया, जो छी शब्द है ना, वो क्या है, तो वो विस्मयादि बोधक कव्य है, ठीक है। इसके आगे जो चिन्ह लगता है ना, विस्मयादि बोधक कव्य के आगे ये वाला चिन्ह लगता है, याद रखना, ठीक है ना। विस्मयादि बोधक कव्य के आगे कौन सा चिन्ह लगता है, तो ये वाला विस्मयादि बोधक कव्य का चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक कव्य वो वहां होते हैं जहां हर्ष, शोक, करुणा, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, विस्मय या आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे छी, ये क्या कर दिया। अब बताओ, ये जो छी है, छी का बहुवचन बना के बताओ, एक वचन से बहुवचन बनाओ। छी का छा, छे। इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाओ, छी का छू, नहीं बना सकते। छी के कारक चिन्ह लगा के बताओ और कारक चिन्हों में परिवर्तन करके बताओ। छी ने कहा, छी द्वारा देखा गया, छी पर बैठा, नहीं बना सकते ना। तो जिनका परिवर्तन नहीं कर सकते, एक वचन से बहुवचन में जिनका परिवर्तन नहीं कर सकते, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जिनका परिवर्तन नहीं कर सकते, कारक चिन्हों के आधार पर वे क्या कहलाते हैं, तो वे अव्यय कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं, जो किसकी विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए। याद रख लेना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। संबंध बोधक कव्य, के सामने, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, के दोनों ओर, के तीनों ओर, के चारों ओर, की सामने की ओर, वो सारे के सारे शब्द समुच्चय बोधक कव्य होते हैं। और या अथवा लेकिन किंतु परंतु अतः फलतः बल्कि इसलिए एवं, जो बाकी सारे के सारे बच जाएंगे, वो कौन से है, तो समुच्चय बोधक कव्य है। और विस्मयादि बोधक कव्य कौन से है, तो वो हर्ष, शोक, करुणा, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, विस्मय आदि का भाव प्रकट करने वाले शब्द। अब हर्ष, शोक, करुणा, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, शाबाश तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, ठीक है। तो कौन सा है, विस्मय। हे राम मर गए, तो कौन सा, हे राम का मतलब क्या हो जाएगा, तो विस्मयादि बोधक कव्य है, ठीक है। वाह क्या बात है, अब वाह का बहुवचन बनाओ, नहीं बना सकते, तो ये क्या बन गया, तो ये अपने आप में विस्मयादि बोधक अव्यय बन गया, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय बन गया। ये जो निपात होते हैं, ये 8 ही प्रकार के होते हैं। सेकंड ग्रेड में इनका आरपीएससी में प्रश्न आया हुआ है, ऐसा ही है। रीट वाले खासकर गौर कर लेना, रीट में भी इनका प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नांकित में से निपात छांटी, निपात होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं, भी, तो, तक, केवल, मात्र, महज, भर। भी का बहुवचन बनाओ, नहीं बन सकता। भी का बहुवचन बनाओ, तो, तक का बहुवचन बनाओ, नहीं बना सकते। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाओ, नहीं बना सकते। कारक चिन्ह लगाओ, तो ने कहा, तो द्वारा चला गया, नहीं बना सकते। तो ये क्या कहलाते हैं, निपात। निपात क्या होते हैं, वाक्य में विशेष बल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, वाक्य में
विशेष बल भर देते हैं, जो वाक्य में विशेष बल भरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निपात कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र, महज, भर। ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र, महज, भर, ये 8 प्रकार के क्या कहलाते हैं? तो ये निपात कहलाते हैं। क्लियर है ना सबको अच्छे तरीके से? अगर आपसे पूछा जाए कि अव्यय का दूसरा नाम क्या है, तो क्या करोगे? अविकारी शब्द। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। के सामने के और के सामने के दोनों ओर के तीनों ओर के बाएं के दाएं के ऊपर के नीचे के सामने की ओर के दोनों ओर की तीनों ओर के चारों ओर, वो सारे के सारे शब्द कौन से लगेंगे? तो संबंधबोधक अव्यय लगेंगे। और या अथवा लेकिन किंतु परंतु वाले समुच्चय बोधक लगे। हर्ष शोक करुणा द्वेष घृणा ईर्ष्या विस्मय आदि का भाव प्रकट करने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय लगेंगे। ठीक है। और वाक्य में विशेष बल भर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो निपात कहलाते हैं। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? हाँ जी। ये जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं ना, ये क्रिया विशेषण अव्यय याद रख लेना। ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है, ये अव्यय का पहला भेद है, याद कर लेना भी। अव्यय का क्या है? ये पहला भेद है। ठीक है ना। अव्यय का पहला भेद है, जिसमें पहला जो भेद, इसी का ये पहला भेद है ना, इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 1 नंबर पे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। 2 नंबर पे है कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा कालवाचक। हाँ जी, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और अंतिम है जो चौथा भेद है, वो है परिणाम या फिर परिमाण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पेपर में यहां से प्रश्न आता है और पेपर में पूछा जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय छांटिए। पेपर में ऐसे पूछा जाता है क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण छांटिए। पेपर में ऐसे पूछा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, उसका उदाहरण छांटिए। ठीक है। तो इनके लिए क्या है कि वाक्य से हम काल्पनिक प्रश्न करेंगे। अगर कैसे का जवाब आएगा ना, कैसे का जवाब आएगा, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है। अगर कहां का जवाब आएगा, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगर कब का जवाब आएगा, तो कालवाचक क्रिया विशेषण का है। और कितना का जवाब आएगा, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बस इतना ही है खेल। और कोई इसमें ऐसे नहीं है कि 3-5 है। समझ गया कि कोई 3-5 को नहीं, बस इतना ही खेल है अव्यय को। बताया ना 5 मिनट के अंदर, वो इतना ही खेल है बस। अगर कैसे का जवाब आएगा, तो वो कौन सा क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक होगा। अगर कहां का जवाब आएगा, तो कौन सा क्रिया विशेषण होगा? वो स्थानवाचक होगा। अगर कब का जवाब आया, तो वो कौन सा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगर वो कितना का जवाब आया, तो वो कौन सा क्रिया विशेषण होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है आपको? जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, उस उदाहरण से आपको पता लग जाएगा। जैसे राम धीरे धीरे बोलते हैं। राम धीरे धीरे बोलते हैं। जैसे वह 2 नंबर पे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह यहां पढ़ता है। तीसरा क्या है? कालवाचक। तुम अभी आए हो। मनीष, ठीक है, मनीष बहुत बोलता है। मनीष बहुत बोलता है। पहले तो ये बताओ कि ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये जो यहां शब्द है, ये जो अभी शब्द है,
ये जो बहुत शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? अव्यय की विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं? बोलना कैसे बोल रहे हैं? पढ़ना कितने, कहां पढ़ रहे हैं? कब आए थे? कितना बोलता है? तो कितना का जवाब आते ही कौन सा क्रिया विशेषण बन गया? ये परिमाणवाची क्रिया विशेषण बन गया। ठीक है, तुम कब आए? कालवाचक बन गया। कितना वो कहां पढ़ता है? तो स्थानवाचक। कैसे बोलते हैं? तो क्या बन गया? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बस इतना ही खेल है इसमें। ठीक है, कैसे का जवाब आते ही कौन सा क्रिया विशेषण बन गया? तो रीतिवाचक। कहां का जवाब आते ही? स्थानवाचक। ठीक है, कब का जवाब आते ही? कालवाचक। और कितना का जवाब आते ही? परिमाणवाचक। क्लियर है सबको? अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर है ना? एकदम अच्छे तरीके से बता देना। फिर भी अगर कोई समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है।